गाइज माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा मोबाइल नंबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैसे ऑर्गेनाइज करें और उसको कैसे मैनेज करें। और इसमें हम पहुंचे थे आईटी सिक्योरिटी और आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी नामक चैप्टर में, और हमने रेगुलेटरी इश्यूज़ के बारे में बताया गया था कि आईटी सिक्योरिटी और आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी इंपॉर्टेंट होती जा रही है क्योंकि रेगुलेटर्स प्रेस कर रहे हैं आईटी सिक्योरिटी और आईटी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को फॉलो करने के लिए। जो स्टैंडर्डाइज्ड आपके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्टैंडर्ड्स इशू करते हैं, और उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए हमारे रेगुलेटर्स हमें प्रेस कर रहे हैं। तो हमने आईटी सिक्योरिटी के बारे में जाना था, आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी की डेफिनेशन के बारे में जाना था। अब हम जो अगला टॉपिक है वो है अप्रोच टू इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी। हमारी स्टडी एक कहती है कि एक अप्रोच बताती है कि किस तरह से सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करोगे, एक तरीका, एक टेक्निक बताती है। और इससे आपको पर्सपेक्टिव हो सकता है कि जब सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाएगी या बनाई जाएगी या आईटी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की जाएगी तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से आईटी सिक्योरिटी जो है इंप्लीमेंट की जाएगी। एक हल्का सा उन्होंने अप्रोच सी दी है, और इसे समझने के बाद इसको हम एक इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर की तरह काम कर सकेंगे। तो हमारी स्टडी ये कहती है कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है जनरली एक्सेप्टेड कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। जनरली एक्सेप्टेड कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक टर्मिनोलॉजी उन्होंने डाल दी है। बेसिकली क्या है, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स जो हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंटरनेशनल बॉडीज़ ने स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, उनमें जनरली एक्सेप्टेड कोर प्रिंसिपल्स हैं। अब जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी एक जनरली एक्सेप्टेड कोर प्रिंसिपल्स हैं सिक्योरिटी के। ये होनी चाहिए, जहाँ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए वहाँ अवेलेबल होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी है जहाँ जिसको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होनी चाहिए वो कॉन्फिडेंशियलिटी, जहाँ इंटेग्रिटी होनी चाहिए वहाँ इंटेग्रिटी होनी चाहिए। तो अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी तीनों चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जनरली एक्सेप्टेड कोर प्रिंसिपल्स और सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स एक फ्रेमवर्क, एक गाइडलाइन पैदा करते हैं। जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बाद बनेंगे सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्वियसली जब सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे और हमें जनरली एक्सेप्टेड कोर प्रिंसिपल्स पता होंगे तो एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा, हमें ये समझ में आ जाएगा कि भाई सिक्योरिटी पॉलिसी हमें कैसी बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक है, बैंक के लिए हमें ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक बैंक है तो उसके सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स हमें पता है कि क्या सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव। एक ड्रग कंपनी है तो उसके सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव पता है हमारी, इसके क्या सब। अगर एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसके सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव कोई है ही नहीं, बहुत ज़्यादा है ही नहीं, वहाँ भी सिक्योरिटी नो डाउट रखनी पड़ेगी, एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी वहाँ भी मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन बैंक में जैसे है कि हर एक आदमी का अकाउंट सीक्रेट होना चाहिए, किसी को पता नहीं होना चाहिए उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे, विदाउट अथॉरिटी। तो हमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव, सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या जिसको ऑडिट कर रहे हैं या हम जिसकी सिक्योरिटी पॉलिसी बना रहे हैं उसके सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए और जनरली एक्सेप्टेड कोर प्रिंसिपल्स होने चाहिए। कोर प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड क्या हुए, कॉन्फिडेंशियली, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी जैसे एक कोर प्रिंसिपल्स हैं, और बहुत सारे कोर प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जो इंटरनेशनल बॉडीज़ ने स्टैंडर्ड्स इशू किए हुए हैं सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स, उसमें बहुत सारे कोर प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। लेकिन अगर कोर प्रिंसिपल्स को आप बॉइल डाउन करोगे तो लास्ट में क्या होगा, कोर प्रिंसिपल्स में जो बचेगा वो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी बचेगी। तो ये बेसिकली फ्रेमवर्क है, इस पर हम काम करना चालू कर देंगे। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम करना चालू कर देगा। तो हमारी स्टडी कहती है कि एक राइट अप्रोच देने की कोशिश करती है। वो कहती है कि भाई ये राइट अप्रोच है और ये इसी तरीके से सिक्योरिटी आगे बढ़ेगी। सबसे पहले पॉलिसी डेवलपमेंट, यानी पॉलिसी का डेवलपमेंट। पॉलिसी को किसकी होती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट पॉलिसी डेवलप कर रहा है, एक कमरे में बैठा हुआ है, कॉफ़ी चाय पी रहे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स बैठे हुए हैं, हर डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लोग बैठे हुए हैं, या जीएम, कम से कम जीएम लेवल के से ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, और वो पॉलिसी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव और कोर प्रिंसिपल्स जो होंगे वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे, हमने बोला। तो पहला क्रिटिकल स्टेप का क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का, सिक्योरिटी पॉलिसी को डेवलप करना। और वो वहाँ पर बैठे होंगे और सिक्योरिटी पॉलिसी डेवलप करेंगे, उनके पास ऑब्जेक्टिव होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन का और जनरली एक्सेप्टेड कोर प्रिंसिपल्स होंगे और सिक्योरिटी पॉलिसी बन जाएगी।
दूसरी चीज़ है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किस बंदे को क्या रूल्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या अथॉरिटी होगी, उसको क्लियरली कम्युनिकेट करना होगा और उसको क्लियरली समझाना पड़ेगा। यानी ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता होना चाहिए उनकी क्या रूल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जैसा कि हमने हमेशा बोला है कि अगर जिस चीज़ के लिए हर कोई रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पिन डाउन करना जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी नहीं दी, तो बंदा बोलेगा अथॉरिटी तो दी नहीं सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आपने दी है। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद होता है डिज़ाइन। तो सिक्योरिटी और कंट्रोल फ्रेमवर्क जो आपने डेवलप किया है, उसको सिक्योरिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क के ये नीचे जो उसके भवन के कई पहिए होंगे, पाए होंगे। वो पाए क्या होंगे? स्टैंडर्ड्स होंगे, मेजर्स होंगे, प्रैक्टिस होंगे, प्रोसीजर्स होंगे। यानी पॉलिसी जो होगी वो जो स्टैंडर्ड के पिलर पर खड़ी होगी और उसमें प्रैक्टिसेस होंगी कि ये प्रैक्टिसेस हैं, ये प्रोसीजर्स हैं। तो प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स उसके डिज़ाइन को क्रिस्टलाइज करते हैं। तो जैसे ही आप डिज़ाइन बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन बनाएगा। डिज़ाइन में क्या करेगा? पॉलिसी, प्रैक्टिसेस, मेजर्स, स्टैंडर्ड्स अप्रूव कराएगा। स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कॉपी पेस्ट करके जो हमने चेंज किए हुए हैं, सीनियर मैनेजमेंट की मीटिंग में बैठकर वो लिया जाएगा और वो कॉपी पेस्ट किए जाएंगे और वो चेंज किए जाएंगे, वो डिज़ाइन होंगे, वो अप्रूव करेगी आपकी क्या कहते हैं सीनियर मैनेजमेंट। एक बार सीनियर मैनेजमेंट ने वो अप्रूव कर दिया तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कि जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, मेजर, प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर अप्रूव हुए वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, टाइमली बेसिस में इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसके बाद मेंटेन किया जाएगा। और मेंटेन क्यों किया जाएगा? क्योंकि हर 5 साल में जनरेशन चेंज हो जाती है। कंप्यूटर में 5-6 साल में एक जनरेशन चेंज हो जाती है। उसके बाद आप मॉनिटरिंग करोगे। मॉनिटरिंग काहे की करोगे? सिक्योरिटी ब्रीचेस की। एक तो मेंटेन करोगे और मॉनिटरिंग करोगे। मेंटेन मतलब क्या होगा? मेंटेन का मतलब सिक्योरिटी पॉलिसी को मेंटेन करोगे। मॉनिटरिंग किसकी करोगे? सिक्योरिटी ब्रीचेस की मॉनिटरिंग करोगे। तो आप मेजर्स जो आपने मेजर्स लगाए हुए हैं, जितने पॉलिसी, प्रैक्टिस, ये सारे को मॉनिटर कर रहे होगे। सिक्योरिटी ब्रीचेस तो नहीं हो रहे हैं, देख रहे होगे। पॉलिसी है, अगर पॉलिसी प्रोसीजर सही तरीके से बने हैं और उसमें डेविएशन तो नहीं हो रहा है, तो मॉनिटरिंग, उसकी मॉनिटरिंग करनी है। मतलब एक अगर मान लिया प्रोसीजर है, कल की डेट में आप प्रोसीजर को चेंज करते हो, वो तो प्रोसीजर का चेंज है, वो तो मेंटेनेंस है। जो आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी का मेंटेनेंस है। सिक्योरिटी पॉलिसी का मेंटेनेंस का मतलब ये है कि पॉलिसी, प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स को आप चेंज कर रहे हो बदलते इन्वायरमेंट के साथ। मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि जो सिक्योरिटी पॉलिसी, प्रोसीजर जो फ्रीज कर रखे हैं, उसके अगेंस्ट, उसकी तरह से काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसमें कहीं कोई ब्रीचेस तो नहीं आ रहे हैं। तो आप उन ब्रीचेस को ठीक करने की कोशिश करोगे और सारे एक्चुअल और सस्पेक्टेड ब्रीचेस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे और इन्वेस्टिगेट करोगे और उस पर एक्ट करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आप ये देखोगे भाई ये सारे कंप्लायंस कर रहे हैं कि पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स और मिनिमम एक्सेप्टेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस से को मीट आउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं मीट आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब ब्रीच हो रही है, उसी ब्रीच की आपको मॉनिटरिंग करनी है। तो इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग में फ़र्क है। मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग में फ़र्क है। मेंटेनेंस तो उसको मेंटेन करना है और आप क्या है, पॉलिसी को चेंज भी कर सकते हो, प्रोसीजर्स को चेंज भी कर सकते हो। क्यों चेंज कर सकते हो? क्योंकि 5 साल पे तो पूरा जनरेशन चेंज हो जाती है। आज की डेट में 5 साल में पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है। उसके बाद फाइनली अवेयरनेस, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने एम्प्लॉय को अवेयर कराओगे। किससे कराओगे? कि भाई इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन क्यों नेसेसरी है, उसको ट्रेन करोगे, वो स्किल्स दोगे जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन करो, एजुकेट करोगे सिक्योरिटी मेजर्स और प्रैक्टिसेस में जो क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए, एंटरप्राइज के सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के लिए। तो उसमें क्या करोगे आप? एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर सिंपली जाओ, 3 महीने से 6 महीने के एम्प्लॉय को बुला लो, की लिस्ट मंगवा लो और उनमें 10 एम्प्लॉय को बुला लो और उनसे पूछने लगो सिक्योरिटी के बारे में। अगर वो सही जवाब दें ठीक है, नहीं जवाब दें तो इसका मतलब यह है कि सिक्योरिटी की अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन में कम है।
तो सिक्योरिटी पॉलिसी जो है ब्रॉडली इंटरप्राइज की कुछ चीज़ें कवर करेगी। सबसे पहले एक्सेस, और दूसरा है एक्सेस कंट्रोल्स, तीसरा है एक्सेस क्राइटेरिया, फिर ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और रूल्स। तो सबसे पहले आपका जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें एक्सेस के बारे में लिखा होना बहुत ज़रूरी है। एक्सेस का मतलब यह है कि एक्सेस बेसिकली अगर कंप्यूटर के टर्म्स में देखा जाए कि तो ये उसका मतलब यह है कि कंप्यूटर रिसोर्स को अवेलेबल कराना एक्सेस है, मेथड जिससे कि कंप्यूटर रिसोर्स अवेलेबल हो। मतलब टेक्निकल एबिलिटी, किसी कंप्यूटर रिसोर्स को यूज़ करने की टेक्निकल एबिलिटी एक्सेस कहलाती है। एक्सेस राइट्स, रीड कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं या एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक प्रोग्राम या कोई एक्सटर्नल कनेक्शन कर रहे हैं, तो वो एक्सेस, वो वर्ड एक्सेस आपने सुना होगा, एक्सेस राइट्स आपने सुने होंगे, एक्सेस के राइट्स। दूसरी चीज़ एक्सेस कंट्रोल है जो एक्सेस राइट्स के बिल्कुल उल्टी है। एक्सेस अवेलेबिलिटी का रूप है, एक्सेस कंट्रोल जो है कॉन्फिडेंशियलिटी का रूप है। एक्सेस कंट्रोल सेग्रीगेट करता है, जिस अवेलेबिलिटी से कॉन्फिडेंशियलिटी को सेग्रीगेट करता है, यानी जिसको अवेलेबिलिटी देनी है उसे एक्सेस देनी है। जहाँ एक्सेस कंट्रोल्स लगाए वहाँ पर अवेलेबिलिटी जनरली आप रिस्ट्रिक्ट करते हो। एक्सेस कंट्रोल्स लगा के आप रीजनेबल एक्सेस देते हो, अप्रूव्ड एक्सेस देते हो। तो एक्सेस कंट्रोल का मतलब यह है कि वो एबिलिटी जिससे कि आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हो। ये रिस्ट्रिक्शन फिजिकल वे में लगा सकते हैं, सिस्टम बेस्ड कंट्रोल हो सकते हैं। तो हमने लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के बारे में पढ़ा है और डिटेल्ड वे में पढ़ा है। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स प्रिस्क्राइब करेगा किसको एक्सेस मिलनी चाहिए, किसको एक्सेस नहीं मिलनी चाहिए, किस चीज़ की एक्सेस मिलनी चाहिए, कौन से रिसोर्स की एक्सेस मिलनी चाहिए, किस टाइप की एक्सेस मिलनी चाहिए। रीड एक्सेस अलग होती है, क्रिएट एक्सेस अलग होती है, मॉडिफाई एक्सेस अलग होती है, डिलीट एक्सेस अलग होती है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की एक्सेस अलग होती है। तो किस टाइप की एक्सेस मिलनी चाहिए, एक्सेस कंट्रोल डिटरमाइन होती है। किस रिसोर्स की एक्सेस मिलनी चाहिए, किस रिसोर्स की, उसमें किस टाइप की और किस व्यक्ति को एक्सेस मिलनी चाहिए, ये डिफरेंट चीज़ें। ये कौन डिटरमाइन करता है? एक्सेस कंट्रोल डिटरमाइन करता है, एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स डिटरमाइन करता है। यानी एक्सेस तो अवेलेबिलिटी देता है कि रिसोर्स को एक्सेस करने की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर मान लिया आपका पेन ड्राइव है, उसमें कोई डेटा है, कल की डेट में वो पेन ड्राइव ख़राब हो जाती है, उसका बैकअप होना ज़रूरी है। एक्सेस के लिए एक बैकअप होना ज़रूरी है, अवेलेबिलिटी के लिए बैकअप होना ज़रूरी है, लेकिन एक्सेस कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। एक्सेस कंट्रोल क्या करता है? उस बैकअप को आपका नहीं, वो जो रिसोर्स है जिसका बैकअप आपने लिया है वो उसको कंट्रोल करता है, उसका एक्सेस को कंट्रोल करता है कि किस लेवल तक एक्सेस मिलनी चाहिए। कहीं कोई बंदा आएगा उसको डिलीट तो ना कर दे, डिलीट राइट्स जिसको हैं वही डिलीट कर सके और उसका भी लॉग बन जाए कि इसने डिलीट किए हैं, एक ट्रेल बन जाए। तो ये सिक्योरिटी पॉलिसी में एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, एक्सेस कंट्रोल्स के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आप इंप्लीमेंट करोगे, उससे क्या है कि ये इंश्योर होगा कि कंप्यूटर प्रोटेक्ट हो गया है। और कई बार एक्सटर्नल डिवाइसेस में भी आप उसको लगा सकते हो, मतलब इंटरनल डिवाइसेस में भी लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स लगा सकते हो, कई बार जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं उसमें भी लगा सकते हो। तो बेसिकली लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सेस या दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर का अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन और मैनिपुलेशन से हमको बचाते हैं। उससे क्या है, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, वो जो उसकी सिस्टम इंटेग्रिटी और सिस्टम अवेलेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो सिस्टम इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी कैसे मेंटेन की हमने? ऑपरेटिंग सिस्टम या दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर का अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा, मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगा, उनको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा बंदा। दूसरी चीज़ है इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी कैसे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं? नंबर ऑफ़ यूज़र और प्रोसेसेस रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है, अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ाते हैं? इंटेग्रिटी तो हम रिस्ट्रिक्ट करके बढ़ा देते हैं। अगर सही आदमी को रिस्ट्रिक्शन है, अगर हमने रिस्ट्रिक्ट किया तो वो उससे, अगर मान लीजिए सपोज कोई रिसोर्स है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अगर पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ में किया, तो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ पर हमारा विश्वास है वो इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी उसकी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। अगर डिलीट राइट वाले को हमने एक बंदे को डिलीट राइट दिया है, और वो डिलीट राइट ही इसलिए दिया है क्योंकि हमें विश्वास है कि ये बंदा डिलीट राइट का गलत
प्रयोग नहीं करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो है कि वो डिलीट उसी आइटम को करेगा जो सही आइटम है उसको करेगा। तो उससे क्या होता है कि सबसे और वो इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होती किसी इंडिविजुअल को। उसके बाद है एक्सेस क्राइटेरिया। तो सिस्टम जो है, एक्सेस क्राइटेरिया जो है उसमें सिस्टम में होनी चाहिए कि किस व्यक्ति को क्या रिसोर्सेस मिलने चाहिए, मतलब क्या क्राइटेरिया होगा उसके एक्सेस का, किस लेवल तक उसे एक्सेस दी जाएगी, किस डेजिग्नेट, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस वाले को फाइनेंस के रिसोर्स, फाइनेंस की ही एक्सेस होगी, एचआर वाले को एचआर के डेटा की एक्सेस होगी, फाइनेंस वाले को ईआरपी के पर्टिकुलर मॉड्यूल्स की एक्सेस होगी डेटा एंट्री के लिए, सेल्स वाले को ईआरपी के डेटा एंट्री के लिए पर्टिकुलर मॉड्यूल्स की एक्सेस होगी। इसके बाद है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन मतलब ये है परमिशन टू यूज़ कंप्यूटर रिसोर्सेज। जो लॉगिन तीन चीज़ें होती हैं, एक लॉगिन आईडी होता है, एक पासवर्ड होता है, और एक होता है आपका एक होता है ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन और आइडेंटिफिकेशन। तो ऑथराइजेशन जो है, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन और आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन जो है वो आइडेंटिटी बनाता है, आइडेंटिफिकेशन लॉगिन आईडी बनाता है। जब आप किसी सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हो तो आइडेंटिफाई करते हो, मैं csbarula@gmail.com हूँ, अगर जीमेल में घुसने की कोशिश करोगे। ऑथेंटिकेशन आप पासवर्ड डालते हो, वो ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ ये पासवर्ड है। कई बार क्या होता है, बायोमेट्रिक्स का यूज़ करते हो, कंपनी में घुसते हो तो ऑथेंटिकेशन होता है। आपकी एक एम्प्लॉय आईडी होती है, वो आपका आइडेंटिफिकेशन होता है। एम्प्लॉय आइडेंटिटी से आप आइडेंटिफाई किए जा सकते हो। तो आइडेंटिफिकेशन बंदे को आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ये बंदा है। ऑथेंटिकेशन एक रीजनेबल सर्टेनिटी तक से प्रूव करता है कि आप वही यूज़र है जो क्लेम कर रहे हो। ऑथराइजेशन रिस्ट्रिक्ट करता है आपके एक्सेस को। अगर आप फाइनेंस के यूज़र हो तो आपको केवल फाइनेंस का डेटा ही परमिट करेगा, मतलब वो जो रिसोर्सेज हैं उसको उसमें परमिशन ग्रांट करता है, आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि भाई ये एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, इनडायरेक्टली भी यूज़ नहीं कर सकते हो। वो ऑथराइज करता है बेसिकली। तो ऑथराइजेशन क्या है कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी आप आइडेंटिफाई किया, उसके बाद ऑथेंटिकेट हुए, आप वही बंदे हो, सिस्टम में लॉजिकली घुसे। कैसे गए? लॉजिकली, फिजिकली नहीं, लॉजिकली आप गए और उसके बाद आपका ऑथराइजेशन होता है। इस लेवल के रिसोर्सेज को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप फाइनेंस वाले हो तो ईआरपी को यूज़ कर सकते हो। तो ऑथेंटिकेशन एक रीजनेबल डिग्री ऑफ सर्टेनिटी देता है कि आप वही आदमी हो जो आप क्लेम कर रहे हो, और आइडेंटिफिकेशन आपको आइडेंटिफाई करता है। तो बेसिकली अधिकतर जो रिसोर्सेज हैं, अधिकतर कंपनी आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन का बहुत ज़्यादा प्रयोग करती हैं, और उसके बाद ऑथराइजेशन का प्रोसेस होती है। मतलब एक बार आइडेंटिफिकेशन और ऑथराइजेशन आपका प्रूव हो गया, फिर आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन प्रूफ हो गया, फिर ऑथराइजेशन स्टार्ट होगा। इसके बाद आता है रूल्स मतलब कि आपका रोल क्या है, जॉब असाइनमेंट क्या है, उसी के अनुसार आपको एक्सेस होगी इन्फॉर्मेशन की। फॉर एग्जांपल एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव है, उसको डेटा एंट्री की राइट्स हैं, लेकिन उसका सुपरवाइजर है, उसे डेटा को चेंज करने के राइट्स हैं। तो एक्सेस राइट्स ग्रुप किए जाते हैं रोल के नाम पर कि रोल क्या है, मैनेजर है, ये है, वो है। लेकिन उसके पीछे क्या होगा, किसको मैनेजर, कौन मैनेजर है, जो राइट्स दिए गए उसके पीछे आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी होगी। तो यानी कि आपने कॉन्फ़िगर किया रोल्स को, जो आपके रोल्स हैं उसको फाइनली आपने किसके साथ मिलाया, उस पर्सन की आइडेंटिटी के साथ मिलाया। तो इस तरीके से रोल्स डिफाइन किए जाते हैं, और रोल्स डिफाइन करके उन रोल्स को वही एक्सेस दी जाती है जो उसको ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, मल्टीपल एक्सेस दे दी जाती है क्योंकि मल्टी रोल्स हो जाते हैं। तो ये बेसिकली सिक्योरिटी पॉलिसी अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, रूल्स, एक्सेस कंट्रोल्स, एक्सेस क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉलिसी कैसे बनी, उसमें रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने क्या दी।
उसको कैसे मेंटेन करेंगे, मॉनिटर करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, मेंटेन करेंगे, मॉनिटर करेंगे, अवेयरनेस और ट्रेनिंग किस तरीके से देंगे। तो यही हमारी स्टडी एक हमें समझा रही है।